Myself Vipin Bhati, IMT College of Law. Today we will discuss a main topic, introduction about CPC. हमारा आज का टॉपिक है सीपीसी के बारे में हमको जानना है, उसके इंट्रोडक्शन जानना है। तो हमारा सब्जेक्ट है सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड 1908। सिविल प्रोसीजर कोड 1908 मतलब हमको सिविल का प्रोसीजर पढ़ना है। तो देखिए दो लॉ होते हैं, एक सिविल होता है, एक क्रिमिनल होता है। मेनली दो ब्रांचेस हैं, सिविल एंड क्रिमिनल। तो सिविल में क्या होता है कि जो भी सिविल के हमारे केसेस होते हैं तो उनको हम सिविल मैटर से डील करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ सीपीसी 1908 हमारा सब्जेक्ट है सीपीसी 1908 1908। ओके, सो नाउ देखिए लॉ दो तरीके के होते हैं। लॉ कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। फर्स्ट इज प्रोसीजरल लॉ एंड सेकंड इज सब्सटेंटिव लॉ। फर्स्ट इज procedural law and second is substantive law। substantive law तो पहला हमारा क्या सब्सटेंटिव लॉ। सब्सटेंटिव लॉ क्या होता है? द लॉ विच डिटरमाइंस द राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द पार्टी। देखिए कोई भी लॉ है, राइट्स एंड लायबिलिटीज, कोई भी लॉ है जो मतलब कि किसी भी पार्टी के, देखो कोई भी केस आप फाइल करना चाहते हो कोर्ट में, तो उसके लिए हमारे सबसे पहले नीड क्या होती है? पार्टी। तो दो पार्टियों के बीच में किसी बात को लेकर डिफरेंस होता है, तो द लॉ विच डिटरमाइंस द राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द पार्टी। तो जो पार्टीज हैं उनके जो राइट्स, उनको जो हमारे लॉ ने राइट्स दिए हैं वो, और जो लायबिलिटी उनकी क्या लायबिलिटी है। देखो दो थ्योरी होती है, किसी का राइट्स है, किसी की लायबिलिटी है। तो वह लॉ, द लॉ विच डिटरमाइंस द राइट्स एंड लायबिलिटी ऑफ द पार्टी इज कॉल्ड एज सब्सटेंटिव लॉ। अब देखो हमको मिल गया है राइट्स एंड लायबिलिटी डिटरमाइन करता है हमारा सब्सटेंटिव लॉ। फॉर एग्जांपल आप समझ सकते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि आईपीसी हो गया, इंडियन पिनल कोड, आईपीसी हो गया आपका, टीपी हो गया, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, तो इसमें क्या है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में बताया कि किसके क्या राइट्स हैं प्रॉपर्टी को लेके, कौन किसको ट्रांसफर करता है, किन किन वे से प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है। जैसे लीज हो गया, मॉर्टगेज हो गया, गिफ्ट हो गया, सेल हो गया, एक्सचेंज हो गया। ऐसे सेम आईपीसी में बताया है कि किसी को अगेंस्ट कोई ऑफेंस अगेंस्ट बॉडी होता है, कोई किसी को हर्ट करता है, ग्रीवियस हर्ट करता है, कोई किसी का मर्डर करता है, या फिर ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी हो गया, उसमें क्या कि कोई किसी की प्रॉपर्टी को थेफ्ट करता है, रॉबरी करता है, तो ये क्या है, उसको राइट्स दिए हैं कि वो कोर्ट जाके अप्रोच कर सकता है। तो हमारा मेन क्या है, सब्सटेंटिव लॉ क्या होते हैं, जो राइट्स एंड लायबिलिटीज डिटरमाइन करते हैं पार्टीज की। तो ये हमें उसमें दिए हुए हैं। तो अब हमारा मेन क्या है, प्रोसीजरल लॉ। तो प्रोसीजरल लॉ को क्या होते हैं? द लॉ which determines the procedure and process and mechanism for the enforcement of the rights and liabilities which is determined the substantive law। तो जो सब्सटेंटिव लॉ ने हमारे राइट्स और लायबिलिटीज डिटरमाइन किए हैं, वो जो राइट्स हैं उनको कैसे उनको प्रोसेस किया जाए कोर्ट में, कैसे उनको इफेक्टिव किया जाए, कैसे उनको मतलब आप सीधा समझते हैं कि कैसे उनको रेमेडीफाई किया जाए। तो जो हमारे राइट्स हैं उनको कैसे रेमेडीफाई किया जाए, उसका प्रोसीजर हमको कौन से लॉ बताते हैं? प्रोसीजरल लॉ। तो ये सब हमको बताते हैं प्रोसीजरल लॉ। तो अब प्रोसीजरल लॉ तो हमारा हम कौन सा पढ़ते हैं? देखिए प्रोसीजरल लॉ कौन से हैं? एक तो हमारा सीपीसी हो गया, सिविल के लिए हो गया हमारा सिविल प्रोसीजर कोड 1908।
और क्रिमिनल के लिए हो गया हमारा CRPC 1973। तो 1973 तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और सिविल प्रोसीजर कोड। तो सिविल को हमको क्या पढ़ना है अब यहाँ पे, सिविल प्रोसीजर कोड 1908। ओके, तो सिविल प्रोसीजर कोड 1908। तो इन दिस जैसे नाम से सजेस्ट होता है कि कोई जितनी भी सिविल प्रक्रिया होंगी, जितनी भी सिविल प्रोसेस होंगी, वो इस कोड के अकॉर्डिंग गवर्न होंगे। तो अब हम पढ़ते हैं सिविल CPC 1908। तो कोई भी कोड है, कोई भी हमारा एक्ट है, जो भी हमारे लेजिस्लेशन ने पास किया, जो भी हमारे पार्लियामेंट ने पास किया है, तो उसका एक मतलब कि जो भी कोडिफाइड लॉ है, जो भी कोडिफाइड लॉ, उसका एक प्रॉपर वो होता है कि इसका क्या टाइटल होगा, क्या इसका एक्सटेंट होगा, कैसे इसका कमेंसमेंट होगा, या फिर उस लॉ से आने से पहले क्या मतलब कोई और दूसरा लॉ था, तो उसको ये सब पढ़ते हैं। तो पहले पढ़ते हैं हम हिस्ट्री ऑफ सिविल प्रोसीजर। तो हिस्ट्री में देखो, हिस्ट्री ऑफ द सिविल प्रोसीजर, तो ये अभी हम फिलहाल में कौन सा कोड पढ़ते हैं, CPC 1908, अभी जो हमारे कोर्ट में चल रहा है करंट में। तो CPC 1908, तो CPC 1908 से पहले क्या कोई लॉ था सिविल उसको लेके? तो सिंस टिल 1859 there was no uniform law on civil process, on civil procedure of a court। तो सिविल कोई भी लॉ उसको लेके सिविल प्रोसीजर को लेके नहीं था। तो सबसे पहला लॉ हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड लॉ किस पे आया, कौन से ईयर में आया, 1859 में। तो हमारा किस में आया, 1859 में। तो 1859 में आया, तो अब लॉ बन गया, तो उसके बाद और लॉ लाने की क्यों जरूरत पड़ी, तो ये भी क्वेश्चन आता है। तो अभी हम 1908 का पढ़ते हैं। तो ये जो हमारा 1859 का जो भी लॉ था हमारा सिविल प्रोसीजर कोड का, ये उस टाइम के जो प्रेसिडेंसी और स्मॉल कॉजेज कोर्ट थे, जो भी प्रेसिडेंसी काउंसिल थी उस टाइम पे क्या था कि हमारा देश आजाद नहीं हुआ था, अलग अलग रियासत थी। तो वो भी जो रियासतों के जो सुप्रीम कोर्ट थे, जो रियासतों के सुप्रीम कोर्ट थे, या फिर उनके जो प्रेसिडेंसी स्मॉल कॉजेज कोर्ट, वो जो स्मॉल कॉजेज कोर्ट थे, तो उनपे ये एप्लीकेबल नहीं होता था। तो उस टाइम पे क्या था कि हमारा जो कंट्री था वो यूनाइट नहीं था। अब वो यूनाइट नहीं था, तो उन पे ये कोड अपना एप्लीकेबल नहीं होता था। तो ये इस कोड को लाने का हमारा मकसद ही फेल हो गया। तो इसके बाद पहला है हमारा 1859 में, फिर उसके बाद दूसरा है हमारा 1877। फिर इसके बाद ये लॉ भी मतलब कि हमको प्रॉपर रेमेडी नहीं, मतलब प्रॉपर प्रोसेस नहीं बता रहा था सिविल प्रोसेस का। फिर इसके बाद हमारा थर्ड लॉ आया, वो 1882 में। इसके 5 साल बाद ही हमारा थर्ड लॉ आ गया, जिसमें बहुत सारे अमेंडमेंट हुए। तो ये सब चलता रहा। तो ये मतलब हमको एक प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं दे पाया। हमारा CPC का मेन ऑब्जेक्ट मतलब मेन क्या है, कोई प्रोसीजर कोड है कि वो प्रोसेस बताए कि हाउ द जो राइट्स और लायबिलिटीज हैं, जो भी पार्टीज की जो राइट्स और लायबिलिटीज सब्सटेंटिव लॉ हमको देते हैं, उनको कैसे उनको इन्फोर्स किया जाए, कैसे कोर्ट में कोई मशीनरी है कि कैसे जाएगा पार्टी, कैसे उसके राइट्स इन्फोर्स होंगे, तो उसके लिए प्रॉपर लॉ नहीं था। तो ये जो प्रेजेंट लॉ पढ़ते हैं हम 1882 के बाद हमारा ये जो प्रेजेंट लॉ है 1908, तो ये आया। तो 1908 में ये लॉ आया हमारा, इसको क्या बोलते हैं, सिविल प्रोसीजर कोड। इसके बाद भी इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट हुए, जैसे 1951 का बड़ा अमेंडमेंट है, इसके बाद 1956 का आ जाता है, और सबसे बड़ा अमेंडमेंट आता है इसमें 1976 में, और उसके बाद 1999 में आ जाता है। फिर उसके बाद 2002। तो ये उसके बाद 5 बड़े अमेंडमेंट भी होते हैं कि कोई भी लॉ है, यदि वो हमको प्रॉपर रेमेडी नहीं दे पा रहा है, तो हम उसको क्या करेंगे, उसको अमेंड करेंगे। जैसा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दिया, अमेंडमेंट का संशोधन करेंगे, जिससे कि प्रॉपर जो पार्टीज है उनको रेमेडी मिल जाए। तो ये हो गया
इसका अमेंडमेंट। तो अब हम फिलहाल में कौन सा पढ़ते हैं, सीपीसी 1908, सीपीसी 1908। तो कोई भी एक्ट है उसका एक शॉर्ट टाइटल होता है, उसका एक शॉर्ट टाइटल होता है। तो शॉर्ट टाइटल क्या है इसका, सिविल प्रोसीजर कोड, सिविल प्रोसीजर कोड 1908, 1908। फिर इसके बाद एक्स का एक्सटेंड होता है, एक्सटेंड क्या है, एक मतलब कि किस एरिया तक, ये किस एरिया तक एप्लीकेबल होगा, मतलब कोई भी लॉ है, देखो लॉ एक स्टेट लॉ होता है, एक सेंट्रल लॉ होता है, तो वो किस एरिया तक, किस टेरिटरी तक एप्लीकेबल होगा, तो उसमें एक्सटेंड बताता है। तो ये सीपीसी द सीपीसी 1908 एप्लीकेबल टू whole of the territory of India, whole of the territory of the India except the, देखो अब इसमें थोड़ा एक्सेप्शन है, except the state of जम्मू एंड कश्मीर। तो स्टार्टिंग में क्या था इसमें, स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इसको एक्सक्लूड कर दिया था, बट अब क्या है, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आ गया है, उसके बाद क्या है कि अब वो लीगली जम्मू एंड कश्मीर हमारा इंडिया का पार्ट हो गया है, तो ये अब जम्मू एंड कश्मीर पे भी एप्लीकेबल होता है। और दूसरा क्या था, शेड्यूल्ड एरियाज, तो जो भी शेड्यूल्ड एरियाज होंगे तो उन पे ये एप्लीकेबल नहीं होगा, तो इन पे एप्लीकेबल नहीं होगा। सो टाइटल एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट, तीसरा आता है कमेंसमेंट। तो कब से हमारा सीपीसी प्रभाव में आया, तो कमेंसमेंट का मतलब होता है कब से ये लॉ प्रभावी हुआ, मतलब किस टाइम से ये प्रभावी हुआ। तो इसका डेट है हमारा 1 जनवरी 1909। तो 1 जनवरी 1909 से हमारा ये लॉ इन्फोर्समेंट में आया। तो ये हो गया हमारा कि पहले क्या लॉ था, हिस्ट्री क्या थी। तो हमने अभी देखो एक बार रिमाइंड कर देते हैं क्या क्या पढ़ा हमने अभी तक, कि प्रोसीजर लॉ क्या होते हैं, या सब्सटेंटिव लॉ क्या होते हैं। सब्सटेंटिव लॉ होते हैं जो पार्टी के राइट्स एंड लायबिलिटीज डिफाइन करते हैं। प्रोसीजर लॉ होते हैं कि जो पार्टीज की जो राइट्स एंड लायबिलिटीज जो कि हमको उसने बताई हैं, सब्सटेंटिव लॉ ने बताई है कि उनको कैसे प्रोसेस किया जाए, क्या उनका प्रोसीजर हो, क्या उनका मशीनरी हो, क्या उनका मैकेनिज्म हो, तो वो जो बताते हैं वो प्रोसीजर लॉ होते हैं। अब प्रोसीजर लॉ में हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे, देखो हमारे मेन क्या है लॉ सब्जेक्ट में, एक सीपीसी हो गया और एक सीआरपीसी हो गया, और हमारा तीसरा भी आता है एविडेंस लॉ। तो सीपीसी हमारा सिविल प्रोसीजर कोड 1908 आज का हमारा टॉपिक है। तो हमको क्या पढ़ना है, सिविल प्रोसीजर कोड 1908। तो कोई भी एक्ट पढ़ते हैं तो उसका हमें एक हिस्ट्री पता होना चाहिए कि उससे पहले क्या हिस्ट्री थी, क्या उससे पहले भी कोई लॉ था जिसके लिए लॉ बनाना पड़ा, या फिर ये वर्जिन लॉ है कि इससे पहले कोई लॉ नहीं था। तो सीपीसी 1908 सबसे पहले मतलब हमारा सिविल प्रोसीजर कोड 1859 में आया, यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर सिविल प्रोसीजर। उसके बाद हमारा दूसरा वो लॉ हमारा सुप्रीम कोर्ट, जो भी प्रेसिडेंसी टाउन थे उनके सुप्रीम कोर्ट पे एप्लीकेबल नहीं होता, या फिर जो प्रेसिडेंसी स्मॉल कॉलेज कोर्ट थे उन पे एप्लीकेबल नहीं था। तो उसके बाद फिर हम 1877 में लॉ लाए फिर से सिविल प्रोसीजर के लिए। फिर उसके बाद फिर 1882 में उसके 5 साल बाद लॉ लेके आए, उसमें भी काफी सारे अमेंडमेंट हुए। तो फाइनली हमारा जो लॉ आया वो 1908 सीपीसी 1908 सिविल प्रोसीजर कोड 1908 में हमारा लॉ आया। तो अभी जो हमारा प्रेजेंट कोड है वो है सीपीसी 1908। तो इसका इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट हुए, जैसे 1951 में हुआ, 1955 में हुआ, और 1976 का बहुत बड़ा अमेंडमेंट हुआ, 1990 में अमेंडमेंट हुआ, 2002 में अमेंडमेंट हुआ। जब भी मतलब कि लेजिस्लेचर को लगा या फिर हाई कोर्ट को लगा कि अमेंडमेंट करना है तो इसमें टाइम पे अमेंडमेंट हुआ। तो देखो इसमें अमेंडमेंट का एक बड़ा खेल है, तो वो भी हम आगे डिस्कस करते हैं। तो देखिए ये हो गया हमारा शॉर्ट टाइटल कहाँ पे एप्लीकेबल होता है और कब से इन्फोर्समेंट में आया। तो ये कब से इन्फोर्समेंट उसमें आया प्रभाव में, 1 जनवरी 1909 से। ठीक है जी। तो फिर हम देखते हैं ऑब्जेक्ट। देखो कोई भी लॉ है उसका एक प्रॉपर ऑब्जेक्ट होता है जिसके लिए हम उसको लेके आए हैं। तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है, जैसा कि इसके प्रेम्बल में लिखा है, सीपीसी 1908 का हम प्रेम्बल पढ़ते हैं।
देखो कोई भी एक्ट है उसका एक प्रियम्बल होता है, प्रियम्बल में क्या है उसका प्रस्तावना, मतलब उद्देश्य का बताता है कि उस लॉ को लाने का हमारे लेजिस्लेचर का क्या पर्पज है, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द लॉ बिहाइंड द लेजिस्लेशन, कि जो हमारे लेजिस्लेशन मतलब जो हमारे पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर है उनका उस लॉ को बनाने के लिए क्या पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है। तो इसका क्या ऑब्जेक्ट है, जैसे हम हमारे प्रियम्बल से पता चलता है, टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉज relating to civil procedure। तो ऑफ सिविल जुडिकेचर, सॉरी सिविल जुडिकेचर। तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है, टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉज रिलेटिंग टू द कोर्ट्स ऑफ सिविल जुडिकेचर। तो कोर्ट्स ऑफ सिविल जुडिकेचर, तो हमारे जो भी सिविल जुडिकेचर के जो भी हमारे कोर्ट्स हैं जिनमें मतलब हमारी सिविल प्रक्रियाएं चलती हैं, तो उनके उससे रिलेटेड जो भी हमारे लॉज हैं, जो भी हमारे कानून हैं, जो भी हमारी विधियां हैं, उनको कंसोलिडेट करना। कंसोलिडेट से मतलब उनको एक इकट्ठा करना, मतलब उनको कंसोलिडेट करना, एक होता है ना कि कोडिफाइड लो, मतलब सबको एक जगह इकट्ठा करके उनको कंसोलिडेट करना, उनको एक साथ रखना, कि जिससे कि कभी उसको कोड किया जाए तो वो एक प्रॉपर उसका नंबर हो, जैसे प्रीफिक्स सफिक्स होता है, जैसे सेक्शन होता है और आर्टिकल होता है या फिर कोई ऑर्डर होता है, तो उसको कंसोलिडेट किया जाए उसको। फिर एंड अमेंड द, फिर दूसरा वर्ड क्या हमारे, देखो दो वर्ड है हमारे, कंसोलिडेट एंड अमेंड। तो कंसोलिडेट इकट्ठा करना, अमेंड क्या है उनमें संशोधन करना। तो जब भी हमको लगे कि जो भी हमारा सिविल प्रोसीजर कोड है, जो भी सिविल लॉज है प्रोसेस से रिलेटेड, वो हमको मतलब कि रेमेडी नहीं दे पा रहे हैं, तो उनको ठीक टाइम पे अमेंडमेंट करना, तो उसका एक अलग प्रोसेस है। अब जब अमेंडमेंट करना, तो अमेंडमेंट कैसे होता है देखो सीपीसी में, तो अमेंडमेंट के लिए हम देखते हैं कि पहले देखते हैं हम कोड, मतलब सीपीसी में हम क्या कवर करते हैं, कोड एट ए ग्लांस, कोड एट ए ग्लांस, कोड एट ए ग्लांस। तो इसमें हम क्या कवर करते हैं, देखो सीपीसी मेनली दो पार्ट में डिवाइड है, जो हमारा कोड बनाया है, हमारा लेजिस्लेशन है, इट डिवाइड इनटू टू पार्ट्स। पहले पार्ट में क्या है, 158 सेक्शन, 158 सेक्शंस दिए हुए हैं। फिर दूसरे पार्ट में क्या दिया हुआ है, दूसरे पार्ट में दिया हुआ हमारा शेड्यूल 1 में, शेड्यूल 1 है हमारा, उसमें हमारे 51 ऑर्डर्स दिए हुए हैं, और 51 ऑर्डर्स हैं, और ऑर्डर्स के अंदर क्या है हमारे रूल्स हैं। तो सीपीसी मेनली दो पार्ट में डिवाइडेड है, पहला है 158, पहले पार्ट में क्या है 158 सेक्शन है, दूसरे पार्ट में क्या है शेड्यूल 1 में 51 ऑर्डर्स और रूल्स दिए हुए हैं हमें। तो और फिर तीसरा पार्ट क्या है इसमें, अपेंडिक्स। अपेंडिक्स में क्या है हमारा, अपील हो गया हमारा, और एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग हो गया हमारा, एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स हो गया। तो ये भी जो भी सारी मिससेलेनियस प्रोसीडिंग्स होती हैं, मतलब कि जो भी हमारे वो हैं, तो उनसे रिलेटेड जो भी फॉर्म्स होते हैं वो, कि कैसे अपील करनी है, उसका क्या फॉर्मेट रहेगा, उसका क्या परफॉर्मा रहेगा, वो हमको दिया है अपेंडिक्स में। ठीक है जी। तो इसमें 158 सेक्शंस हैं, जो 158 सेक्शन, इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये हमारा सब्सटेंटिव पार्ट है, जो हमको राइट्स बताता है। फिर दूसरा ये शेड्यूल में दिया हुआ ऑर्डर्स, ये हमको क्या बताते हैं, प्रोसीजर। तो ये हमको क्या बताते हैं, प्रोसीजर। ठीक है जी। तो फिर दूसरा क्या आता है कि ये जो भी हैं अपने ऑर्डर्स, मतलब सीपीसी के जो अपना फर्स्ट और सेकंड पार्ट है, तो इसमें एक क्या हमारा सेक्शंस है, तो सेक्शंस क्या हमारा सब्सटेंटिव पार्ट है। फिर दूसरा क्या हमारा
प्रोसीजर पार्ट है। तो हम बात कर रहे थे अमेंडमेंट की, तो अमेंडमेंट का क्या है कि अमेंडमेंट में जो देखो जनरली क्या होता है, अमेंडमेंट कौन करता है, लेजिस्लेचर करता है, मतलब पार्लियामेंट करता है। उसका एक मैकेनिज्म दिया हुआ है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन का दिया हुआ है 368 में, आर्टिकल 368 में दिया हुआ है कि कैसे संविधान में संशोधन होता है या फिर कोई किसी और लॉ में कैसे संशोधन होता है, उसकी पूरी प्रक्रिया दी हुई है। तो ये सीपीसी में क्या है, प्रोसीजर कोड है। तो इसका जो सब्सटेंटिव पार्ट है उसमें अमेंडमेंट की पावर किसको है, लेजिस्लेचर को। अमेंडमेंट संशोधन कौन कर सकता है उसमें, लेजिस्लेचर। तो ये तो जनरली है, बट फर्क कहाँ पे आता है इसमें, जो हमारा प्रोसीजर पार्ट है, जो हमारे ऑर्डर्स और रूल्स हैं, जो हमारे ऑर्डर्स और रूल्स हैं 51, तो इनसे रिलेटेड कोई भी संशोधन होगा तो वो पावर किस में वेस्ट होती है, हमारे हाई कोर्ट में। तो यहाँ पे बस इतना डिफरेंस है कि जो सब्सटेंटिव पार्ट है 158 सेक्शन है, उसमें कोई अमेंडमेंट होता है तो लेजिस्लेचर की पावर है, और हाई यदि कोई प्रोसीजर जो हमारे ऑर्डर्स हैं, जो हमारे रूल्स हैं, उनमें कोई वो होता है तो अमेंडमेंट की पावर किसको होती है, हाई कोर्ट को होती है। तो हाई कोर्ट हैज द पावर टू अमेंड द लॉ। तो इसके पीछे भी रीजन है, प्रोसीजर है। तो हर स्टेट में क्या है कि हाई कोर्ट को पावर दे दो, पहले कोर्ट कौन सा होता है, हाई कोर्ट होता है अपना, उच्च न्यायालय हिंदी में बोलते हैं, उच्च न्यायालय। तो हमारी सबसे बड़ी कोर्ट कौन सी होती है, हर स्टेट की, मतलब हर स्टेट की या फिर हर डिवीजन की हाई कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट क्या है, एक तरह से अपीलिंग कोर्ट होता है हमारा, उसका मतलब इतना बड़ा ओरिजिनल जुरिसडिक्शन नहीं होता। तो ओरिजिनल जुरिसडिक्शन का बड़ा कोर्ट हमारा हाई कोर्ट ही होता है। तो हाई कोर्ट को क्या होता है, जैसे आप जनरल क्लॉजेज एक्ट में पढ़ते हो, किसी भी स्टेट का जनरल क्लॉजेज एक्ट उठाइए, तो उसमें पूरा मतलब जो स्टेट के जो भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट क्या है, वो जनरल क्लॉजेज एक्ट बनाएगा। तो उसमें क्या होता है, उसमें जितने भी विद इन द जुरिसडिक्शन ऑफ दैट हाई कोर्ट जितने भी कोर्ट आएंगे, तो उनकी जो भी प्रक्रिया, क्या फीस रहेगी, क्या प्रोसेस रहेगा, तो वो सब उस जनरल क्लॉजेज एक्ट में होगा। तो जो भी प्रोसेस से रिलेटेड जो भी मैटर होगा, तो उसमें अमेंडमेंट का, उसमें लॉ बनाने का पावर किसका होता है, एब्सोल्युटली हाई कोर्ट का। और यदि सब्सटेंटिव पार्ट है तो हमारा लेजिस्लेचर है, जो कि हमारा सिंपल है। तो ये हो गया अमेंडमेंट का। इसके बाद क्या है जी, स्कोप क्या होगा। तो स्कोप क्या होगा इस कोड का, स्कोप मतलब कि किन किन लॉ पे एप्लीकेबल होगा। तो स्कोप में क्या है कि जो भी मैटर इसमें डील है, जो भी स्पेसिफिकली डील्ड विद इन द कोड, जो सीपीसी में सीधा समझो कि जो सीपीसी कोड के अंदर जो भी मैटर दिए हुए हैं उन पे ये कोड एप्लीकेबल होता है। बट जो भी मैटर, कोई भी लॉ है जो उस कोड में दिए हुए हैं, जनरल होता है कि उस पर एप्लीकेबल होता है। बट जो मैटर उसमें नहीं दिए हुए हैं, क्या उन पर ये एप्लीकेबल होता है। तो मेन क्वेश्चन ये आता है। तो इसका आंसर क्या होगा कि अंडर सेक्शन 151 ऑफ सीपीसी, तो अंडर सेक्शन 151 में क्या है, कोर्ट की क्या हमारी इनहेरेंट पावर होती है। तो इनहेरेंट पावर में क्या होता है, अंतर्निहित शक्ति। तो अंडर सेक्शन 151 या फिर बाय यूजिंग द पावर ऑफ सेक्शन 151 and the court can do anything for the end of justice, जस्टिस को करने के लिए, न्याय करने के लिए कोर्ट कुछ भी कर सकता है। तो 151 में जो मैटर दिए भी नहीं है या फिर जो प्रोसेस हमको स्पेसिफिकली कोर्ट में दिया नहीं है, तो भी कोर्ट जो भी सिविल प्रक्रिया से लेकर जो भी मैटर है, जो भी रेमेडी है, उसको इन्फोर्स कराने के लिए फॉर द एंड ऑफ जस्टिस, टू प्रिवेंट द अब्यूज ऑफ प्रोसेस, इसका मतलब क्या है कि कोई लॉ का गलत फायदा ना उठाए, या किसी कोई मतलब कि अनसुना ना रहे। जैसे आपने नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल सुना, नो वन शुड बी अनहर्ड, एवरीवन गेट द अपॉर्चुनिटी। तो हर किसी को न्याय मिले, उसके लिए सेक्शन 151 में कोर्ट फॉर द एंड ऑफ जस्टिस कुछ भी कर सकता है। तो कोड क्या है हमारा, ये स्कोप क्या है कोड का, इज नॉट एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव का मतलब क्या है कि बस उन्हीं चीज पे एप्लीकेबल होगा जो दी हुई है। बट अंडर द कोर्ट यूजिंग द पावर ऑफ अंडर सेक्शन 151, द कोर्ट कैन डू एनीथिंग फॉर द एंड ऑफ जस्टिस एंड टू प्रिवेंट द अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ द कोर्ट। तो ये हो गया हमारा स्कोप, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब देखो हम
ये जो पढ़ रहे हैं यहाँ पे सीपीसी, इसके दो पार्ट होते हैं। जैसे पहला हमारा क्या है, पहले पार्ट में क्या है, 158 सेक्शन है, दूसरे में क्या है, हमारा शेड्यूल्स है। अब इसमें देखो, पहला क्या है हमारा सब्सटेंटिव है, दूसरा क्या है हमारा प्रोसीजर है। तो इनमें कभी कोई डिस्प्यूट अरेज होता है, देखो कोई भी कॉन्ट्राडिक्शन होता है। देखो क्या बोलते हैं कि एक माल में दो शेर नहीं रह सकते, तो इसीलिए इनमें कोई कॉन्ट्राडिक्शन अरोज होता है, कोई भी विरोधाभास होता है, तो उस कंडीशन में कौन प्रिवेल करेगा, तो उस कंडीशन में कौन प्रिवेल करेगा, तो इसके लिए सीधा सा आंसर है जो हमारे सब्सटेंटिव पार्ट है, जो हमारे 158 सेक्शंस हैं। तो जो भी हमारे 158 सेक्शंस हैं, दे कैन प्रिवेल ऑन द प्रोसीजरल पार्ट। जो भी हमारे ऑर्डर्स वाले हैं, जो भी हमारे ऑर्डर्स रूल हैं, वो उस पे हम वो प्रिवेल करेंगे। तो ये भी हमारा क्लियर हो गया कि यदि इनके बीच में विरोधाभास होता है तो कौन प्रिवेल करेगा। तो हमने देखो क्या पढ़ा, हिस्ट्री क्या है सिविल प्रोसीजर के लिए, क्या कौन कौन से लॉ आते हैं, एक बार समझ कर देते हैं। किस किस ईयर में कौन कौन से लॉ आए, क्यों फेल हुए, क्यों हमारा नया लॉ आया। अब हम 1908 पढ़ रहे हैं, तो 1908 का क्या एक्सटेंट है, क्या कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल होता है, कब से हम ये एप्लीकेबल हुआ, फिर उसका क्या ऑब्जेक्ट है, फिर उसका मतलब उस कोड में क्या क्या दिया हुआ है, कौन कौन सी चीजें कवर है, कितने सेक्शंस हैं, कितने ऑर्डर्स हैं, कितने रूल्स हैं। फिर उसके बाद उसमें कौन अमेंडमेंट कर सकता है, उसके दो पार्ट हैं, वो भी बताया कि एक में हाई कोर्ट करेगा, एक में लेजिस्लेचर करेगा। फिर दूसरा क्या है उसमें, यदि दोनों के बीच में विरोधाभास हो तो कौन प्रिवेल करेगा, तो सेक्शन वाला पार्ट प्रिवेल करेगा जो हमारा सब्सटेंटिव पार्ट है, बाकी वाला प्रिवेल नहीं करेगा। फिर उसका स्कोप क्या है, तो ये सब चीजें हमने डिस्कस की। थैंक यू एवरीवन।